है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ कॉज हमेशा रहता है। ये हमने कल पढ़ा था। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें कोशिश नहीं करनी, एक्चुअल में हमें मेन तो पेशेंट से यही पूछना है कि आपकी बीमारी कैसे शुरू हुई। तो जब बीमारी कैसे शुरू हुई तो उसमें पेशेंट हमें खुद ब खुद ये चीज़ बताएगा कि उसको क्या हुआ था जिसके बाद उसकी ये प्रॉब्लम, उसकी ये बीमारी स्टार्ट हुई। हमारी जो रेपर्टरी है, पाठक रेपर्टरी, उसमें जो प्रीफेस दिया गया है उसके 4th पेज में 2nd पैराग्राफ में डॉक्टर साहब ने लिखा है कि अगर कॉज एविडेंट हो तो उसको हमने कभी भी नहीं छोड़ना, लेकिन अपनी तरफ से कॉज बनाने की कोशिश भी हमें नहीं करनी है। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट आके ये बोल देते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा होने के बाद मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मुझे ऐसा डाउट है कि शायद मैंने ये काम किया था उसके बाद मुझे दिक्कत शुरू हो गई। तो जहां पर मुझे लगता है या शायद इसके बाद ऐसा हुआ, तो वहां पर वो एविडेंट कॉज नहीं है, क्योंकि वहां पर वो पेशेंट का सुपरस्टिशन भी हो सकता है, पेशेंट सस्पिशियस भी हो सकता है उस चीज को लेके। लेकिन जहां पर हमें एविडेंट कॉज मिलता है उसको हमें नहीं छोड़ना। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी आपको डॉक्टर विद्यासागर बताते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंजू ठक्कर। हेलो एवरीबॉडी। यार आवाज़ तो सुनाओ, सब किसी की आवाज़ तो सुनाओ। हेलो 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 सब वेरी गुड। फोटो नहीं आ रही यार, किसी की फोटो भी दिखाओ तो सही। गुड मॉर्निंग वाले कौन है ये? ओके ओके, हमारे जब जागो तभी सवेरा। तो अभी जागे हैं। चलो डॉक्टर साहब के दर्शन हो गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बीना गुप्ता, डॉक्टर सुभाष चंद्र आहूजा जी, राजीव शर्मा जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी को। और हम अपनी रेपर्टरी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के उत्सव पर। ओम नमः शिवाय बोलकर आज हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान मुझसे जो बुलवाओ ऐसा बुलवाओ कि बस आगे आप समझो। तो मैडम ने आपको बताया कि कॉज का क्या रोल है हमारे होम्योपैथी में। तो कॉज तो कल हमने जो सूत्र किए थे, कॉज, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी एंड एडजेक्टिव, तो उसमें आज हम कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीमारी कैसे शुरू हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉज को आगे जाने से पहले मैं आपको छोटा सा केस बताता हूँ कि कई बार हम फेल कैसे होते हैं और उस फेलियर का कारण क्या होता है। जैसे कि हमारे लिटरेचर में लिखा है कि फेलियर जो होती है वो डॉक्टर की होती है, पैथी की फेलियर नहीं होती। विद्यासागर फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती। एक पेशेंट मेरे को, शायद जिन्होंने भेजा वो इस ग्रुप में हैं मुझे लगता है, मेरे को किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट रेफ़र किया, लगभग 65 ईयर ओल्ड लेडी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी रात को सुसु बीच में निकल जाता था, कई बार दिन में भी निकल जाता था। तो उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले सर्दियों के दिन थे और वो आग सेक रहे थे, तो किसी तरीके से उनका जो पाँव था वो पाँव फिसल गया और जो वो लेडी थी वो आग के ऊपर गिर गई। ड्यू टू दैट रीज़न उनका बॉडी जो थी वो 70 से 80% तक बर्न हो गई, 2nd to 3rd डिग्री तक। और उनको उसके बाद लगभग 3-4 महीने
हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद घर वापस आए, थोड़े दिनों बाद ही उनको जो ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, यूरिन की, वो शुरू हो गई इनवॉलंटरी, रात को सोते वक्त और दिन में भी कभी कभी। तो अब मुझे बताइए कि मैंने आपको केस बता दिया है, आप लोग होते, आप सभी डॉक्टर्स हो, मेरे कोलीग्स हो, तो क्या करते आप लोग? जली लेडी, जलने के बाद उसे ये तकलीफ शुरू हुई और पेशाब अपने आप निकला, कौन सी दवाई देते आप बताइए? एनीबॉडी? और कास्टिकम में, और कास्टिकम में जो है वो इनवॉलंटरी यूरिनेशन भी होता है ना? खोलना रिपर्टरी जरा, हमने कौन। तो मैंने भी एक समझदार होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते इस लेडी को कास्टिकम शुरू करवा दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पोटेंसी भी चेंज की तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। जहाँ मिस्टेक होती है तो हमें केस दोबारा से लेना पड़ता है, पहले पॉइंट को छोड़कर। मैंने उनसे पूछा कि मुझे सारा इंसिडेंट्स दोबारा से बतलाइए, क्या हुआ था। तो सुनिए दोबारा इंसिडेंट्स क्या हुआ था। लेडी आग सेक रही थी, आग के ऊपर गिर गई, झुलस गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल 2-2.5 महीने, 3 लगा लो, क्योंकि बर्न बहुत टाइम लेते हैं, तो 3 महीने लगा लो, बेड पर ही रही। तो जब वो 3 महीने बेड पर रही, वहाँ मेरा फोकस गया कि 80% जली हुई है, तो वो सुसु पॉटी कैसे करती थी? तो कहते उनको 3 महीने कैथेटर लगा था। तो देन आई प्रेस्क्राइब मैग्नीशिया फॉस LM फॉर पोटेंसी में। और उसके बाद उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब ये जो दवाई आपने दिया है, ये 1 महीने की इकट्ठी बना के दे दीजिएगा, क्योंकि उनको बहुत फ़र्क है। तो कास्टिकम से मेरी फेलर हुई थी, वो पैथी की फेलर नहीं थी। रेपर्टरी में बेड वेटिंग के अंतर्गत एक रुब्रिक है, सब रुब्रिक है, पेज नंबर 34 न्यू एडिशन में, बेड वेटिंग फ्रॉम कैथेटराइजेशन। तो उसमें एक ही दवाई पड़ी है, वो पड़ी है मैग्नीशिया फॉस। तो जब भी हम कोई केस लेते हैं उसको इतनी सुपरफिशियली नहीं लेना कि एक बच्चा भी ठीक कर दे। अरे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी जानता है कि बर्न के बाद जो नेवर वेल सिंस बर्न है उसकी दवाई सिर्फ 2 ही है हमारे पास। मेरे को 2 पता है, दवाइयाँ बहुत होंगी, एक कार्बोलिक एसिड है और सेकंड कास्टिकम है। तो मैं यहाँ तक आप समझ गए आप लोग, मैं जो मैंने आपको बताया है। अक्षिता बीच बीच में यस सर, नहीं वो ऐसे ही बाई चांस किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर दिया। ओके। तो थोड़ा थोड़ा यार बीच में बोलते रहो, मुझको ऐसा लगता है कि मैं एक रॉबर्ट जैसे बोलता है ऐसे बोलता हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो अब मैं, हाँ, तो आज मैं आपको कॉज शुरू करवाने जा रहा हूं। तो कॉज का आगाज़ मैंने एक केस के माध्यम से किया है आपके सामने। जानबूझकर मैंने आपको सबसे पहले केस बताया है क्योंकि हम अब रेपर्टरी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जब भी हम रेपर्टरी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, ये सवाल डॉक्टर NC चटर्जी ने जब मेरा फाइनल ईयर का पेपर लेने आए थे, वो डॉक्टर NC चटर्जी, उन्होंने रेपर्टरी का पेपर लिया था मेरा, और उन्होंने मुझे रेपर्टरी के पेपर में प्रैक्टिकल में फेल कर दिया था। तो अब मैं वही सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, मैं आपको फेल नहीं करूँगा कि वैसे मैंने जवाब सही दिया था, फेल मेरे को और कारण से किया था। मैं शरारती बच्चा था, क्लास में तंग करता था, उसलिए मेरे को फेल किया गया था। मेरा जवाब सही था। जब भी हमने रेपर्टरी का इस्तेमाल करना है, रेपर्टराइजेशन करने से पहले हमें क्या करना होता है वो मुझे बताइए। डॉक्टर प्रजाता लुनावत, बताइए डॉक्टर साहब। टोटलिटी ऑफ सिम्टम पहले इवैल्यूएट करते हैं ना सर हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। डॉक्टर राज नारायण
डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या करना चाहिए रेपर्टरी से पहले? अब केस का एनालिसिस इवैल्यूएशन करते हैं सर, उसके बाद फिर रिपीटेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। चलो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा आपको बताता हूँ। रेपर्टराइजेशन, कॉमन नॉन कॉमन लिया, उसको छांटा, फिर जो पर्टिकुलर्स जो हैं, जैसे कोई हेडेक का केस है, कैसी सेंसेशन है, वो एक अलग से अनकॉमन रेयर पेक्यूलियर सिम्टम लेने हैं। डॉक्टर साहब, उसके भी पहले काम हमने करना है, वो करना है केस टेकिंग का। तो रेपर्टराइजेशन से पहले जो काम होता है वो सबसे पहले होता है केस टेकिंग का। तो केस टेकिंग जो है, अगर हमारी केस टेकिंग में हमने क्लूज नहीं पकड़े तो उसके बाद जितना भी हमारी जर्नी है वो हमारी जर्नी सारी केस टेकिंग पर चलेगी। अगर हमारा पहला स्टेप गलत हो गया, अगर आपने केस टेकिंग में कोई चीज़ मिस कर दी, तो इन दैट केस जो इनवॉलंटरी यूरिनेशन थी वुमेन की, उसमें मेरी केस टेकिंग में प्रॉब्लम थी, रेपर्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गॉट इट? तो केस टेकिंग, आज मैं आपको एक दो सूत्र दूंगा, आप बहुत जानते हो केस टेकिंग के बारे में कि केस टेकिंग में क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप लोग जानते हो। सबसे पहला सूत्र केस टेकिंग का याद रखना, एक ही सूत्र है केस टेकिंग का जो मैंने अपने सर से सीखा है, पहले मेरे को वो नहीं पता था। वो सूत्र है गुड लिसनर। एवरी फिजिशियन मस्ट बी ए गुड लिसनर। मैं, जो लोगों ने मेरी केस टेकिंग, जिन लोगों ने देखी है, टेलीफोनिकली मैंने केस लिए हैं बहुत, अभी पीछे डॉक्टर लुनावत के कोई पेशेंट थे उनका भी लिया है, वो काफ़ी ठीक है। तो उसमें सारे केस में अगर 10 मिनट का केस टेकिंग है तो मेरी टॉक सिर्फ 1 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो केस टेकिंग में आपने बोलना नहीं होता। डॉक्टर पाठक ने अपने प्रीफेस में एक बात लिखी है कि बोलना कहाँ है, वहाँ पे बोलना है जहाँ पे आपने मोडेलिटी या कॉन्कॉमिटेंट के बारे में पूछना है पेशेंट को। जब पेशेंट मोडेलिटी और कॉन्कॉमिटेंट की बात करता है वहाँ पर आपने बोलना है। अगर पेशेंट बाकी कोई बात कर रहा है इन दोनों बातों को छोड़कर, तो आपने बीच में नहीं बोलना, खास तौर पर जब वो अपनी फीलिंग को निकाल रहा होता है। तो गुड लिसनर, आज का ये एक पॉइंट नोट कर लें सारे स्टूडेंट। मेरा 25 साल 20 साल का एक्सपीरियंस कि केस टेकिंग के दौरान सिर्फ हूँ बोलना है, ताकि पेशेंट को लगे कि आप उसकी बात सुन रहे हो। जैसे कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप आगे से हूँ नहीं बोलते, तो मुझे लगता है कि मैं किसको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। तो आपने आगे से हूँ बोलना है, ठीक है? अदरवाइज आपने कुछ नहीं बोलना। तो मैं आपको लाइव केस टेकिंग भी अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी शेयर करूँगा। हाँ, तो अब हम दोबारा आते हैं कि बीमारी शुरू कैसे हुई, ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कॉज की कहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है। कॉज की इम्पोर्टेंस एक्यूट तथा क्रॉनिक दोनों केसेस में रहती है, लेकिन एक्यूट में कॉज की विशेषता क्रॉनिक की जो कंपैरेटिवली हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। वो ज़्यादा क्यों कंसिडर करते हैं? वो इसलिए ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्रॉनिक में नहीं करते, क्योंकि क्रॉनिक में हम पेशेंट का एडजेक्टिव निकालने का कोशिश करते हैं कि उसका गुण क्या है। बेसिकली तो हम होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज करते हैं ना, तो इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति विशेष कैसा है। तो वहाँ हम जो चौथा सूत्र है एडजेक्टिव, क्रॉनिक में हम उसको कंसिडर ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर एविडेंट कॉज होती है तो क्रॉनिक में भी कंसिडर होती है। एक्यूट में सबसे पहले कंसिडर होती है कॉज। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक व्यक्ति है, उसके चोट लग गई और अब वो बहुत रो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति के चोट लगी है और वो चीख रहा है, मर गया मेरे चोट लगी, बुरा हाल हो गया। और उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा दर्द का भाव, आपने देखा कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो कैसे कराता है, मर गया यार, बुरा हाल हो गया। या कभी किसी का ज़्यादा चोट लगी, इंजरी हो गई। तो ऐसे केस में मान लीजिए हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो रो रहा है
चिल्ला रहा है और उसके चोट लगी है, रगड़ लगी है, तो क्या ऐसे केस में हम उसकी कॉज को कंसिडर करेंगे? से यस और नो, बोलो। यस, बट विथ वो उसका जो सिम्टम है, जैसे वो एगोनी में है या फिर पेन का जो भी सिम्टम आएगा, मोस्टली इन एगोनी, टू अबाउट इन एगोनी। डॉक्टर साहब, एक्सप्रेशन ज्यादा देखेंगे, सॉरी। जो पहले बोल रहे थे वो कौन डॉक्टर साहब बोल रहे थे? प्राजक्ता। अच्छा, डॉक्टर साहब आप बोल रहे थे, और जो दूसरे बोल रहे थे वो? डॉक्टर ज्योति। ज्योति। ज्योति, मेरी एक बात सुनो, सभी लोग सुनो। जब कॉज किसी के साथ टैली कर जाती है, कॉज किसी के साथ टैली कर जाती है, जैसे ये देखिए रंजू बैठी है, तो चिल्लाओ तो ये चिल्लाई, तो ये चिल्लाना स्वाभाविक है। तो अब जब किसी को कोई चोट लगती है तो वो एगोनी एंग्विश में चला जाता है, तो वहां पर कॉज और उसके जो एक्सप्रेशन है वो दोनों आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। ना तो उसकी वैल्यू है कोई एगोनी एंग्विश की, अरे भाई जिसकी टांग टूटी होगी वो एगोनी में और एंग्विश में तो जाएगा ना, ऑब्वियस ना। तो वहां पर हम एट ए टाइम उस चीज को कंसीडर, उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा होता है पेशेंट का, उसको हम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। मैं जब आपको आगे हम चलेंगे ना तो मैं बड़ी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। तो मैंने पहले दिन आपको बोला था कि रेपर्टरी के सिंपल मीनिंग जो हैं सीधा उठाया और मैंने आपको बता दिया कि इस मीनिंग, इस रुब्रिक का ये मीनिंग है, तो वैसे बात नहीं बनेगी। ध्यान से बात सुनिए, मैं आपको रुब्रिक अनुभव करवाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं। मैं आपको रुब्रिक अनुभव करवाऊंगा अगर आप लोग मेरे साथ रहोगे, 100% साथ रहोगे तभी। अगर आपका माइंड इधर उधर जा रहा फिर नहीं। तो आर यू रेडी कि आप अनुभव करोगे रुब्रिक मेरे साथ? तो मैं सारे रुब्रिक आपको अनुभव करवाऊंगा, ठीक है। तो कॉज शुड बी एविडेंट है। तो कॉज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक दो केस छोटे छोटे बताता हूँ। डॉक्टर रंजू के केस हैं कुछ, तो क्योंकि डॉक्टर रंजू के पास बच्चों के केस बहुत आते हैं। मेरे से डरते हैं बच्चे, इनसे नहीं डरता, इनसे सिर्फ मैं ही डरता हूँ। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। डॉक्टर साहब के पास अक्सर बच्चे आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को इन्फेक्शन हुई, उसको हमने अंग्रेजी दवाई दिलवाई, इंजेक्शन लगे, ब्रोंकाइटिस हुआ और उसके बाद कुछ खाना वाना ही नहीं खा रहा बच्चा, भूख नहीं लग रही। सभी लोगों के पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको भूख नहीं लगती। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ऐसा कब से है, क्यों नहीं लग रही भूख, कारण क्या है बच्चे को भूख नहीं लगने का? तो कारण है ब्रोंकाइटिस, इलनेस। तो जब कोई सीवियर इलनेस के बाद भूख नहीं लगती तो हमारे पास दो दवाइयाँ रहती हैं, एक रहती है एंटीमक्रूड और दूसरी रहती है सोराइनम। गॉट इट? अभी कोरोना के दिनों में मेरे पास एक पेशेंट है, वो अक्सर मेरे से दवाई लेता है। तो उस कोरोना के दिनों में वो आया, कहता कि मुझे भूख नहीं लग रही, खाना खाता हूँ तो उल्टी के आने जैसा लगता है कि दिल ही नहीं करता खाना खाने को। तो मैंने पूछा कि ऐसा कब से है? कहता जब से कोरोना का काल शुरू हुआ, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में है और उसकी जो जॉब पहले 6 घंटे की थी अब 12 घंटे की है, अब छुट्टी भी नहीं करने देते, उसकी ऐसी जॉब है। कहता मुझे काम बहुत करना पड़ता है। तो उसको मैंने एक डोज कैलकेरिया कार्ब 200 की प्रिस्क्राइब की और 4 दिन बाद आने को बोला। तो 4 दिन बाद वो बोला डॉक्टर साहब क्या दवाई की और ज़रूरत है? मैंने बोला क्यों? कहते अब मैं ठीक हूँ। तो लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर फ्रॉम ओवरवर्क, तो ओनली मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब। ठीक है, समझ गए? ऐसे मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ। बता दो ना कहाँ कहाँ पे है ये। ये कल के जो मैं बता रहा हूँ ये पेज नंबर 17 है रिपर्टरी का। आप सबके पास आई होप कि रिपर्टरी हार्ड फॉर्म में, किताब के फॉर्म में आपके आगे होगी। इसी आशा के साथ मैंने शुरू किया था कि आपने रिपर्टरी अपने पास ही रखनी है। 17 पेज के बाद अब आगे चलते हैं। पहले जो सोराइनम
पे था वो एपेटाइट लॉस क्वांटिटी में पेज था नंबर तो 17 right वो भी 17 नंबर पेज पे। illness severe after पेज नंबर 17 राइट हैंड साइड फ्रॉम बिलो 6th रूल। चलें आगे। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉनिक जो केस होते हैं, क्रॉनिक केस को सबसे पहले हमें एक्यूट की भांति निकालना पड़ता है। बहुत डॉक्टर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक्यूट और क्रॉनिक को कई बार मिक्स कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई एस्थमा का पेशेंट है और अगर वो एक्यूट कंडीशन में आपके पास आता है तो कभी भी उसको ऐसी दवाई नहीं देनी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। फिर से सुनिए, मान लीजिए कोई एस्थमा का एक्यूट कंडीशन आपके पास आता है, एक्यूट पेशेंट, तो उसको कभी भी ऐसी दवाई नहीं देनी जो उसकी क्रॉनिक दवाई है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो पेशेंट भाग जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। पहले हमको एक्यूट निकालना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि अब क्या दिक्कत है। तो मेरे पास एक लेडी को एस्थमेटिक अटैक के दौरान लाया गया और उसको एग्ज़ामिन करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी जो सांस की आवाज़ थी, विस्लिंग साउंड, वो मुझे दूर से सुनाई पड़ रही थी। बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। डॉक्टर साहब, हाँ, अब देखिए यहाँ पर उसकी एगोनी एंग्विश स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जिसको भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सांस नहीं आ रहा, तो उसको हम एगोनी एंग्विश में कंसिडर थोड़ा ही करेंगे। वो तो नेचुरल ह्यूमन नेचर है। मेरे को सांस ना आए तो मेरा भी एगोनी एंग्विश हो जाएगा, आप भी एगोनी एंग्विश में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं, मैंने सिंपल पूछा कि आंटी जी, आपको, बुजुर्ग लेडी थी थोड़ी, कि कैसे हुआ ये दिक्कत। तो उसकी जो डॉटर थी साथ में, उसने बोला कि भैया इनका काम ही ये है, इनको हमेशा बोलते हैं कि परहेज करो, परहेज नहीं करते। जिस दिन भी ये उल्टा पुल्टा खा लेते हैं और इनका पेट खराब हो जाता है, इनको जलन होती है, एसिडिटी बनती है, उसके बाद इनको एस्थमा का अटैक आ जाता है। और डॉक्टर्स ने इनको दवाइयाँ दी हुई हैं कि इनकी एसिडिटी ना बने। जो डॉक्टर्स आमतौर पर रेबिप्राजोल वगैरह ऐसी दवाइयाँ देते हैं, तो वो दवाइयाँ लगातार वो खा ही रही है। तो उसको मैंने फिर पूछा कि क्या खाया आंटी। कहती बस उल्टा पुल्टा खा लिया, उल्टा पुल्टा खा लिया, जलन हो रही है, डकार आ रहे हैं और साथ में एस्थमेटिक अटैक आ गया। पेज नंबर 22, एस्थमा, digestion disturbed after sanguinaria can is the only medicine। क्योंकि यहाँ पर जो एस्थमा का कॉज है वो डिजेशन का डिस्टर्ब होना है, तो मैंने सैंगिनेरिया कैन इस लेडी को क्लिनिक पर ही एक डोज दी और बैठने को कहा 5 मिनट। 5 मिनट बाद उसके हाव भाव थे, जो एगोनी एंग्विश थी, वो थोड़ी कम लगी। एक डोज और दी और एक डोज घर जाकर लेने को बोला और एक एक्स्ट्रा डोज दी इमरजेंसी की, कल लगे तो देना, नहीं तो प्लेसिबो की गोलियां ही देनी है। तो वो लेडी ठीक हो गई। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग कर लेते हो, जो मेरे जूनियर्स डॉक्टर हैं, सीनियर्स के लिए तो ये बहुत आसान है, जूनियर्स अगर यहाँ तक हैंडल कर लेते हो केस, तो पेशेंट आपके पास क्रॉनिक कंडीशन के लिए दोबारा आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा बार बार ना हो, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक हैंडल नहीं करोगे तो फिर पेशेंट दोबारा से आपके पास नहीं आएगा। तो जब भी कोई एक्यूट कंडीशन में आपके पास आता है, हुआ क्या था, हुआ क्या था, बच्चे आते हैं ना, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, तो हम पूछते हैं कि क्या हुआ। कहते डॉक्टर साहब रात को बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पर गया था, बहुत कुछ खाया, आइसक्रीम खाई, पुलाव खाए, गोलगप्पे खाए, तो उसके बाद आज इसका पेट दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द पेट दर्द। तो हम कुछ नहीं करते, सिंपल हमने एंटीम क्रूड की 1-2 डोज, और वह बैठे बैठे ही पेशेंट कुछ मिनटों में ही ठीक हो जाता है, क्योंकि कारण पता है। याद रखें, मैं साथ साथ आपको क्लिनिकल टिप्स भी दे देता हूँ। जो फूड आपस में कंपैटिबल नहीं होते,
फिर से सुनिए, जो फूड आपस में कंपैटिबल नहीं होते, हमारे शास्त्रों में लिखा है दही मूली के साथ नहीं खानी चाहिए, दूध मछली के साथ नहीं पीना चाहिए, लिखा है ना ऐसा। तो जब भी कोई ऐसा फूड जो आपस में कंपैटिबल नहीं होता, तो जब हम पार्टीज़ में जाते हैं, शादी विवाह समारोह में जाते हैं, तो वहाँ बड़ा कुछ होता है खाने को यार, तो सारा कुछ आपस में कंपैटिबल नहीं होता। तो अगर वो मिक्स चीज़ें बच्चा खा लेता है, विरुद्ध आहार जिसको बोलते हैं, शिवानी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तो जब हम विपरीत आहार खा लेते हैं, उसके बाद हमारे पेट में दर्द या वॉमिटिंग या कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एंटीम क्रूड दवाई रहती है। पल्साटीला भी हम शादी विवाह के बाद पेट खराब होने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पल्साटीला में पेशेंट एक चीज़ बताता है कि मैंने ये वाली चीज़, ख़ास तौर पर वो दूध मलाई इत्यादि जैसी चीज़ जो बनी होती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, उसके बारे में वो बताता है। तो वहाँ हम पल्साटीला देते हैं। नक्सवोमिका हम कहाँ देते हैं, मैसेज छोड़िए, तो सभी को पता होगा, जो मेरे जैसे हैं पियक्कड़ हैं उनको तो पता होगा कि नक्सवोमिका हम पार्टी के बाद कहाँ देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव, नक्सवोमिका हम देते हैं जब दारू शारू और साथ में, समझ गए, नक्सवोमिका पड़ी है ना यार घर में, हमें ख़त्म थोड़ी ना हो गई, हम तो रखते हैं, मेरे लिए तो डॉक्टर साहब को ज़रूरत पड़ती रहती। तो नक्स, एंटीम क्रूड और पल्साटीला, ये 3 दवाइयाँ हम कॉज के आधार पर रोगी को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉज की बात कही है। अब थोड़ा सा 1-2 और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 76 पेज पर आए। एक 76 पेज पर एक रूब्रिक है कोराइजा के अंतर्गत, कोराइजा लीस्ट ड्राफ्ट एग्रावेट। तो लीस्ट ड्राफ्ट क्या होता है? एनीबॉडी मुझे कोई बता सकता है? लीस्ट ड्राफ्ट निकालो ये केस आपका। सर कोल्ड एयर ड्राफ्ट। डॉक्टर साहब, ड्राफ्ट और एयर में कोई डिफरेंस है? ड्राफ्ट ऑफ जो एक हवा का झोंका जिसको बोलते हैं ना, जरा सा हवा का झोंका, जरा सा हवा का झोंका। मेरे को एक पेशेंट ने बताया, That is breeze, no? Breeze. जरा सा हवा का झोंका would be breeze. हाँ, Yeah, breeze. That will be breeze. And when we say, when there is a sudden this thing, that we could say as a draft of it. यस, ये बच्चा कौन है, इसका नाम क्या है जो बोल रहा है? No, बच्चा नहीं है. ओ, This is Jyoti. ज्योति। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। मेरे को पास एक लेडी टीचर है, वो आई, उसने बोला कि कल शाम को मैं सैर करने गई नहर के किनारे, तो गर्मियों के दिन थे, शाम को थोड़ी सी ठंडक हो गई और मुझे हवा लग गई, तो मुझे जुकाम लग गया। ये जो थोड़ी सी हवा लगने से जुकाम लगता है, वहाँ पर हम नेट्रम कार्ब कंसिडर करते हैं। तो डॉक्टर रंजू की एक बुक आई है, वो बड़े लोगों के पास होगी, वो बुक है ये वाली, माई होम्योपैथिक टिप्स। तो इसमें ये डॉक्टर रंजू आपको बताएगी कि नेट्रम कार्ब जो हवा का झोंका है, इसके साथ एक और दवाई है, उसको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, बताओ जी। उधर अपने वाले फ़ोन से बताओ यार। आवाज नहीं है ना, अच्छा, चलो ठीक है। मैंने, हाँ, अगर तो थोड़ा सा हवा का झोंका लगने से, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो पेशेंट ने बोला कि गर्मियों के दिनों में सैर करने के लिए गई और बाहर जरा सा शाम को ठंडक हुई, तो उससे उसको ज़ुकाम हो गया। तो जरा सा हवा का झोंका लगने से जो ज़ुकाम हुआ, उसके लिए तो नेट्रम कार्ब मेडिसिन रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगने से, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगने से, लगातार ठंडी हवा कुछ टाइम लगने से ज़ुकाम हो जाता है, तो वहाँ पर हम नेट्रम कार्ब नहीं देते हैं, वहाँ पर हम एग्रेफिस न्यूटेंस मेडिसिन यूज़ करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको एक बार फिर से, डॉक्टर साहब ने क्या बोला है। ज़्यादा ठंडी हवा, मान लो मैं स्कूटर पर बैठा, मोटरसाइकिल पर, सर्दियों के दिन है,
स्कूटर रगड़ दिया और सादी हवा सीधी पड़ी मेरे फेस पर, ठंडी हवा। तो वो जो ठंडी हवा लगने से मुझे जुकाम हो गया। ये मेरी टेंडेंसी है कि जब भी मुझे ठंडी हवा लगेगी तो जुकाम होगा। है नहीं है, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। आप कहीं मेरे को जब भी मिले तो पूछे सर आपका क्या हाल है, क्योंकि हर बीमारी में मैं अपना ही बताई जा रहा हूँ, तो आप सोचोगे कि सर हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो मुझे जुकाम वगैरह नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ कि ठंडी हवा लगने से अगर जुकाम होता है तो एग्रेफिस न्यूटेंस दवाई रहती है। लेकिन अगर जुकाम झोंका लगने से ही हो जाता है और पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि जरा सी हवा के झोंके से मुझे जुकाम लग गया, तो नेट्रम कार्ब उसकी दवाई रहती है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको रुब्रिक है, हाँ रुब्रिक है 76 पेज पर, 76 पेज पर है कोराइजा ड्राफ्ट लीस्ट एग्रावेट। ठीक है, नेट्रम कार्ब है। और जो बाकी जो चीज़ डॉक्टर साहब ने बोली है ना, डॉक्टर अंजू ने, वो ग्राफिस वाला, वो इन्होंने नकल मारी है कहीं से, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, वो कहीं से नकल मारी है, बोरिक मटीरियल मेडिकल से नकल मारी है। उसके नंबर काट लेना आप, मेरे को मेरे नंबर दे देना। अच्छा अब हाँ हाँ अक्षिता जी क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं लगी। सर मेरे को भी नहीं आ रही आवाज, मैं बोलने वाली थी, मेरे को भी आवाज नहीं आ रही। It is like mildly when you change the place from warm to hot, warm to cold, small. Like आप AC के रूम में से अगर बाहर आ जाओ या तो बाहर से जब अंदर आ जाओ तब AC है, तब क्या देखना चाहिए? वो तो चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। Slight variation of the temperature. Yeah. ये बच्चा कौन है पूछने वाला? Oh God, बच्चा नहीं है। ज्योति, डॉक्टर ज्योति आप ही हो? डॉक्टर ज्योति मैं आपको एक क्लिनिकल टिप देता हूँ एक केस के माध्यम से। आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मेरे पास एक पेशेंट हर साल दवाई लेने आता है। वो उसका काम है कार में आना जाना। गर्मियों में कार में हर वक्त एसी चलता है, और जब वो कहीं उसको जगह जगह पर जाके कलेक्शन करनी होती है, 5 मिनट के लिए पकड़ना होता है। कार से उतरता है धूप में, कलेक्शन ली, दोबारा फिर से कार में बैठा और फिर एसी चल गया। सारा दिन लगभग 10 से लेकर 15 बार उसको धूप में कार से बाहर अंदर आना जाना पड़ता है। आई थिंक कि आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल उसके साथ की बात ही है ये। Right. तो यस सर, यही इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने आगे से सवाल नहीं पूछना। मैं जो भी आपको जवाब दूंगा आपने ये नहीं पूछना कि सर रुब्रिक क्या है। तो ये दवाई सीपिया है। सीपिया में फ्रीक्वेंट जो टेम्परेचर चेंज होने के बाद जुकाम होता है तो उसकी दवाई सीपिया है। ठीक है, ये क्लिनिकल टिप है। तो अब हम कॉज पर आगे बढ़ते हैं। ये आपने 76 पेज तक आपने देख लिया। तो अब मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जाने वाला हूँ और रुब्रिक महसूस कराने वाला हूँ। अब एक 91 पेज पे 6 पे है, 96 पेज पे है। सर एक चीज और होती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ जी जैसे लिपार सेल्फ में भी ओवर सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर या ऐसा होता है। डॉक्टर साहब वो एज ए होल होता है। वो पेशेंट को सर से लेकर पाँव तक होता है। Sir, I cannot listen to you, sir. Is anyone else facing this problem? able to hear, so please check your internet. We are able to hear, sir. आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? Yes. मैं सिर्फ 2 जगह पर नहीं, मेरी सिर्फ एक जगह पर नहीं सुनी जाती, वो है मेरे घर में। सब अपने आप को म्यूट रखो ना, म्यूट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। सब अपने आप को अनम्यूट करे जा रहे हैं तो सुनाई देगा ही नहीं। मेरी बात सिर्फ घर में नहीं सुनी जाती। डॉक्टर साहब आप कहीं मेरे घर के आसपास तो नहीं बैठे जिनको सुनाई नहीं दे रहा? आगे चले।
पीछे आवाज़ें ये आ रही हैं, पीछे म्यूट से करो। आरती लगी हुई है शिवरात्रि की। तो पता नहीं कहाँ पे लगाई है, किसने लगाती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। म्यूट कर दो सबको। आप कीजिए, आप सबको, हाँ आप कर दीजिए, चलो अब ठीक है। तो ऐसे ही डायरिया के अंतर्गत 96 पेज पर है, डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, डिजेशन अफेक्टेड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाना। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रॉनिक की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप 96 पेज खोलिए और 96 पेज का लास्ट सब रूब्रिक देखिए, डायरिया डिजेशन इफेक्टेड फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो ज़्यादा खा लेती और उसके बाद उसको खट्टे डिकार, जलन, उल्टी, जो भी सिम्टम्स ज़्यादा खाने से होते हैं, तो वो सिम्टम उसको आते थे। अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए 100% और अपना ध्यान सब तरफ से हटा लीजिएगा। तो मैं उसको सिम्टम लेकर दवाई दे देता था। मैंने उसको पूछा कि आप मेरे पास ये दवाई लेने आते हो, तो दवाई लेकर चले जाते हो, आप ठीक हो जाते हो, तो आप बार बार ऐसा करते क्यों हो? भैया अगर आपको ये पता है कि ज़्यादा खाने से आपको दिक्कत आती है, तो एक वाइस मैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मेरे पास आती है, दवाई के पैसे भी देने पड़ते हैं, बैठना भी पड़ता है। तो लेकिन मैं उसको ज़्यादातर CPR 6 पोटेंसी में, हम 6 पोटेंसी बहुत यूज़ करते हैं, तो वो ठीक हो जाती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो शी टोल्ड कि डॉक्टर मैं हर बार ये सोचती हूँ कि अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी, हर बार ऐसा सोचती हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन जब खाने पीने की चीज़ें आगे आती हैं ना, तो खाई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब खाना मेरी कमजोरी है, खाना मेरी कमजोरी है। तो मैंने रंजू को पूछा कि इसकी क्रॉनिक दवाई कौन सी है जो इसकी कमजोरी खाना पीना की है ना, इसके आगे आ जाती चीज़ तो ये देखकर रह नहीं पाती, तो हर बार सोचती है कि आगे से ये मिस्टेक नहीं करूँगी, तो इसकी क्रॉनिक दवाई कौन सी है? तो रंजू ने बोला कि जो आप दवाई दे रहे हो इसी दवाई को हाइपोटेंसी में दो, ये क्रॉनिक दवाई है। हाउ? तो शी सिलेक्टेड द सेकंड रूब्रिक फ्रॉम द पाठक रिपर्टरी, वीकनेस। वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि शारीरिक तौर पर ही वीकनेस है पेशेंट को। याद रखें, वीकनेस का मतलब होता है हर तल पर, हर लेवल पर वीकनेस का होना। जो लोग कहते हैं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब सामने आती है तो रहा नहीं जाता, इट मीन्स कि उनकी विल पावर कमजोर है, जिसकी वजह से वो शराब छोड़ने में असमर्थ हैं। और यह बात हर एडिक्टिव पेशेंट जो किसी चीज़ के प्रति भी एडिक्शन रखता है, चाहे वो एडिक्शन सिगरेट की है, शराब की है, किसी चीज़ की खाने की है, कहने का भाव यह कि जब भी हमारी विल पावर वीक होती है, तब हम वीकनेस रूब्रिक को कंसीडर करते हैं। क्यों? डॉक्टर पाठक ने अपनी प्रीफेस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो फिजिशियन रूब्रिक की कॉइनिंग करना नहीं जानता, कॉइनिंग का मतलब है एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं। एक वीकनेस जो हमें इधर से दिखाई पड़ती है, ये शारीरिक कमजोरी है, और दूसरी वीकनेस जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो हमारी विल पावर की वीकनेस है।
अब मेरी एक वीकनेस है, फिर बीच में मैं अपने आप को ले आता हूँ। मेरी वीकनेस है कि जो मैं जानता हूँ वो मैंने दूसरे को बताना ही बताना है, चाहे रास्ते में खड़े करके क्यों ना बताऊं। यार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर आप लोग तो बताते नहीं हो, आपके सूत्र जो हैं, आपकी जो सीक्रेट्स हैं डॉक्टर। आगे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने क्या किया, साथ लेकर मर गए, सारा कुछ देकर नहीं गए किसी को। तो वीकनेस होती है जब हम अपनी किसी इम्पल्स को, अपनी किसी आदत को छोड़ने में असमर्थ होते हैं, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू वीकनेस ऑफ आवर विल पावर। यहां तक आप समझ गए? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? क्योंकि मैं अब साथ साथ क्रॉनिक भी शुरू कर रहा हूं कॉज के बीच में ही। डॉक्टर साहब रूब्रिक वीकनेस ही है ना, जनरल वीकनेस और दूसरा डाइजेशन अफेक्टेड, डिजेशन फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग फ्रॉम। ये जो केस मैंने आपको बताया है, नंबर 454 455 पेज पे वीकनेस है। वीकनेस है, वीकनेस। एक वो केस कौन था जिसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन थी, एक मिनट, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल शॉक फ्रॉम। हाँ, एनी क्वेश्चन? अक्षिता कुछ पूछ रहे थे? Sir, can we take a irresistible desire? ऐसा क्यों नहीं ले सकते लेकिन वीकनेस ले रहे हैं? इसमें दोनों में फर्क क्या हो सकता है? यस, दोनों में फ़र्क ये है। डॉक्टर ज्योति हो ना आप? जी। हाँ ठीक है ज्योति। डॉक्टर साहब जो इरेजिस्टिबल डिज़ायर है वो एक फॉर द टाइम बीइंग कंडीशन है, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वीकनेस है गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन जब रंजू बनाती है तो मैं इसको बोलता हूँ आज रोटी नहीं बनानी, आज यही खाने हैं। तो मेरे जब वो चीज़ सामने आती है तो वो इरेजिस्टिबल डिज़ायर होती है, मैं उसको खा लेता हूँ। वो मेरी एक्यूट कंडीशन है। तो वो एक्यूट कंडीशन एवरी टाइम जब वो सर्कमस्टांसेस आएंगे, अब जो मैंने लेडी आपको बताई जिसको डिजेशन इफेक्ट हो जाती थी, उसके बाद उसको एस्थमा हो जाता था, वो उसकी एक्यूट कंडीशन है। वो जब भी एक्यूट कंडीशन आएगी तो उसको वो प्रॉब्लम होगी। एस्थमा का मैंने केस बताया, ध्यान से सुनिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब मेरे को हवा का झोंका लगता है तो मुझे जुकाम हो जाता है, ये एक्यूट कंडीशन है, मैंने नेट्रम कार्ब दी, वो पेशेंट ठीक हो गया। थोड़े दिनों बाद फिर ऐसा हुआ, डॉक्टर साहब हवा का झोंका लगा, मैंने नेट्रम कार्ब दी, वो ठीक हो गया। अरे भाई ये एक्यूट कंडीशन कब तक निकालते रहोगे? इसका क्रॉनिक का रूब्रिक देखो, ये डेलिकेट है, डेलिकेट। अरे डेलिकेट रूब्रिक उठाओ, ठीक है ना। जिसको जरा सा हवा का झोंका लगे और वो बीमार हो जाए, इससे ज्यादा नाजुक चीज क्या हो सकती है भैया? तो डेलीकेट विद हम ड्राफ्ट ऑफ लीस्टर लेंगे नहीं या वो, फिर जस्ट डेलीकेट? नो वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको सिर्फ डेलिकेट समझाने का प्रयास किया है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बड़ा कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी, यार कैसा बंदा है, तो तेरे को हवा का झोंका लग जाता है तो बीमार हो जाता है, तो ये डेलिकेट ही है ना, नाजुक है ना। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि जो लॉन्गिंग है, जो इरेजिस्टिबल डिज़ायर है, वो मेरी प्रेजेंट स्टेट है, वो मेरी एक्यूट स्टेट है। लेकिन उसके पीछे काम क्या कर रहा है? उसके पीछे भाई मेरी ये विल पावर ही काम कर रही है, जो कमज़ोर है, जो गुलाब जामुन को देख के खाने को करती है। ये देखो मेरी बेटी है, ये भी लेक्चर सुनने आई है मेरा। ये जब पापा की कोई मजाक उड़ाता है तो ये सबसे ज़्यादा खुश होती है। ठीक है, अब एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कोई पेशेंट है, जैसे सपोज उसको कहा हुआ है कि आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे कोई हाइपोथायराइड है या एग्जांपल डायबिटीज है, तो उसको कहते हैं कि आप वॉक किया कीजिए या आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, बट वो चेंज नहीं कर पा रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 6-7 महीने ऐसे या 9 मंथ्स ऐसे, वेट घटाओ। तो इस चीज को भी हम कुछ वीकनेस या उससे कुछ रिलेट कर सकते हैं फिजिकली और मेंटली? डॉक्टर साहब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि जिसमें हमें फीलिंग नहीं पता। वो स्टब बॉर्न भी हो सकता है, डीठ भी हो सकता है कि मैं नहीं करूँगा चाहे जो मर्जी कर लो, है ना।
और वो बेवकूफ़ भी हो सकता है कि उसको पता है ऐसा नहीं करने से मेरे को तकलीफ़ होती है, तो रुब्रिक चाइल्डिश फुलिश भी हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल मतलब हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको हिस्टोरिकल थोड़ी सी 2 मिनट लूँगा आपके। मुझे लगता है कि मैं कई बार आपका टाइम वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने कन्वे ही ऐसे करना है कि टाइम लगता है। डॉक्टर राजन शंकरन का नाम सभी ने सुना होगा। मेरे फेवरेट डॉक्टर हैं, मेरे सीनियर हैं बहुत। तो कॉज का जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो डॉक्टर राजन शंकरन जब डॉक्टर बने थे तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही, जब वो स्टूडेंट ही थे ना, तो वो डॉक्टर पाठक के पास सीखने के लिए जाते थे। ये घटना उन्होंने अपनी ही किसी बुक में मेंशन किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं आज कॉज के बारे में बता रहा हूँ। तो कॉज का क्या इम्पोर्टेंस है आप सोच सकते हो इस घटना के बारे में। तो जब बहुत समय तक डॉक्टर शंकरन डॉक्टर पाठक के पास जाते रहे, तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब ये जो स्टूडेंट है, जो ये बच्चा है, ये इस काबिल हो गया है कि इसको थोड़ा पता चल गया है, लेकिन इसकी परीक्षा ली जाए। डॉग योनी बनियान ट्री बुक, ये कुछ बीच में कुछ आ रहा है, चलो छोड़ो। तो डॉक्टर साहब ने एक दिन बोला डॉक्टर शंकरन को, डॉक्टर पाठक ने, कि का नाम मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ अब, तो तू अब मेरे पास मत आया कर, तू खुद पढ़, लेकिन मैं एक केस तेरे को देता हूँ, अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम पास हो। तो वो केस एग्जैक्टली तो मेरे को वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो केस क्या था। एक बच्चा था 7, 8 या 10 साल का, उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी, स्टूल पास नहीं होता था, हार्ड स्टूल था, रोता था, चिल्लाता था, स्टूल पास नहीं होता था। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ने कि ऐसा कब से है। तो बताया गया कि इसके फादर की डेथ हो गई थी इसके परिवार में, तो इसके सामने ही वो सारा कुछ जो रस्म होती है, जो सारा कुछ होता है, वो हुआ। उसके बाद से इसको ये दिक्कत शुरू हो गई। तो अब यही सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, इतने केस में यही मैंने आपके आगे परोसा है, और इसी में से ही आपने मुझे बताना है कि ये क्या स्टेट है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? कॉन्स्टिपेशन मेंटल शॉक फ्रॉम ये बच्चा कौन है? सर मैं हूं सर, डॉक्टर रंजन सर। मैं हो तो हूँ, पर मैं हूँ का नाम डॉक्टर, अच्छा ओके ओके। तो आपने तो वो किताब शायद पढ़ी होगी। तो ये डॉक्टर शंकरन ने रुब्रिक सिलेक्ट किया, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल शॉक, नर्वस स्ट्रेन फ्रॉम, and magnesia carb 200 single dose was prescribed to that child which cured the whole case। तो ये कॉज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो लोग बोगर, बॉनिंग हसन और पाठक या इवन बोरिक की रिपर्टरी के ऊपर काम करते हैं। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। बहुत सारे रुब्रिक हैं। 113 नंबर पेज पे चलिए। इमैसिएशन फ्रॉम ग्रीफ, इमैसिएशन फ्रॉम ग्रीफ। तो मुझे लगता है कि कॉज की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। और अब जैसे डॉक्टर साहब ने परीक्षा ली थी डॉक्टर शंकरन की, तो अब वारी है आपकी परीक्षा की, और मेरा पहला शिकार है ये परीक्षा का शिकार। स्टूडेंट शिकार होते हैं टीचर का। डॉक्टर ज्योति, आप सुन रहे हो मेरे को? हेलो जी भाग जाती हूँ अभी एग्जाम है तो।
हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, भागना नहीं है, ये हमने रखा ही नहीं है। No, I'm joking. Yes, sir. Please go ahead. डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आप सुन रहे हो मेरे को? आप कुछ पी रहे थे मेरा ख्याल अभी थोड़ी। अच्छा मेरे को, अच्छा आप अभी कुछ पी रहे थे पहले 2 मिनट में। पानी पी रहा अच्छा पानी था, चलो ठीक है। तो एक केस है, एक मेरे पास एक लेडी मेरे पास आई, उसकी एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम थी कि उसको ना नौशिया और वॉमिटिंग, और हिंदी पंजाबी में वो बोल रही थी कि मेरा जी मिचलाता है, और किसी भी चीज़ को खाने वाली को देखकर उल्टी आने का मन करता है। तो केस थोड़ा लंबा सा, मैंने आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने पूछा कि ऐसा कब से है। दिया तू उधर चले जा, क्योंकि अब मैं जो वो बताऊंगा ना उसके बाद तू जो खा रही है ये भी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि मैं रुब्रिक आपको महसूस कराऊंगा, समझाऊंगा नहीं। रुब्रिक आपको महसूस कराऊंगा, समझाऊंगा नहीं। आप लोग रेडी हो? आपने खाना वाना खा लिया है? तो मैंने उनको पूछा कि ये तकलीफ़ कब से है। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे लाइफ में एक बार पीछे कुछ समय पहले ये इंसिडेंस हुआ था, तो उस इंसिडेंस के बाद से मुझे ऐसा हो रहा है। ठीक है, पूरा केस नहीं बता रहा, मैंने आपको सिर्फ चीज़ बताऊंगा। उस चीज़ बताने के पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। आर यू विद मी? आर यू रेडी? यस सर। सभी ध्यान से सुने चुटकुला, और जिन्होंने खाना वाना खा लिया तो ठीक है, उल्टी भी आ सकती है, मैं आपको महसूस करवाऊंगा हर चीज़। सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी है, आप कभी भूलोगे नहीं रुब्रिक। एक बार संता, पंजाबी में ना संता एक काल्पनिक करैक्टर है जो जोक्स में इस्तेमाल होता है, संता। तो संता अपनी ज़िंदगी में पहली बार हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहा था। तो खुशी खुशी में संता ने एयरपोर्ट पे देखा इतनी चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने को, पैसा खुला था संता के पास। तो संता ने खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया, खूब। और उसके बाद वो जब हवाई जहाज़ चलने वाला था, क्या बोलते हैं उसको, जब ले करते हैं अंदर एंट्री करते हैं, तो वो बैठ गया। दरवाजे बंद हो गए हवाई जहाज़ के, और जो वो सुंदर लड़कियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो करती हैं वहाँ, क्या बोलते हैं उनको? हाँ। तो वो अभी बता ही रही थी कि हमारा जहाज़ उड़ने वाला है। तो संता को लगा कि मैंने ज़्यादा खा लिया है तो थोड़ा काम ख़राब हो गया यार, अब उल्टी आएगी। तो 2-3 मिनट तो उसने सोचा कि क्या करना है, फिर उसने बोला चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उल्टी ज़्यादा आने लगी, इतने में जहाज़ रनवे पर थोड़ा चलने भी लगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम उल्टी आती है तो बारी खोल के बाहर कर देते हैं। तो उसने वो शटर खोला तो उसके आगे शीशा लगा हुआ था। तो अब उल्टी करे तो कहाँ करे, इधर देखे इधर, यार उल्टी करने के लिए जगह ही कोई नहीं है। तो उसने अपना बैग निकाला, उसमें से एक थाली निकाली और थाली में सारी जो खाया पिया था वो सारा निकाल दिया। अब वो देखने लगा कि इसका करूं क्या, बाहर फेंक देते हैं। बारी खोली, शीशे वाली बारी, तो अब फेंकने के लिए इधर देखे उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा। यार अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं, इसका क्या करे। तो वो उसको दोबारा से बस करो। अब इस लेडी के साथ क्या हुआ, अब जो मैंने आपको ये सुनाया है ना, इसका रीज़न सॉरी, लेकिन अब आपको ये चीज़ सारी उम्र नहीं बोलेगी कि ये रुब्रिक कौन सा है। जो इस ग्रुप में मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिन्होंने ये मेरे से पहले सीखा है, वो नहीं बोलेंगे इसका जवाब। डॉक्टर ज्योति आप बोलोगे, अब मैं भागने नहीं दूंगा। इस लेडी ने मेरे को बताया कि मैं अपने ऑफिस से घर आ रही थी, रास्ते में जाम लगा हुआ था, एक साइड पे मैं खड़ी हुई तो मेरे एक साइड पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। उसके मुंह में कीड़े चल रहे थे, दांत दिखाई दे रहा था और गंदी बदबू आ रही थी।
और मैंने उस कुत्ते को देखा मरे हुए को, शायद बहुत दिनों से वो वहाँ पड़ा था, लोग उसके पास भी नहीं आ रहे थे, मैं क्यों उसके पास खड़ी हो गई। मुझे 5 मिनट वहाँ स्पेंड करने पड़े और उसके बाद से मेरे अंदर से ये जो चीज़ है खाने के समय उल्टी आने को मन, तब से मेरा ये सारा कुछ अपसेट हुआ है। तो दैट वाज द केस। प्लीज़ मुझे रुब्रिक बताओ कि क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से महसूस करा दिया है अब। डॉक्टर यशस्वी, शिवानी और इनपुट्स आए और बताइए। शिवानी, सर डिस्गस्ट फीलिंग आ सकता है, डिस्गस्ट फीलिंग? ये डॉक्टर ज्योति आप खुद बोल रहे हो? नहीं, मैं भावना मिस्त्री बोल रही हूँ। ओके 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये रुब्रिक है डिस्गस्ट। पाठक में बट सर मुझे पाठक रेपर्टरी में नहीं मिला, मैं ढूंढ रही थी। 101 पेज पे है, 101 101 पेज पे है। आप उसमें देखो, डिस्करेज्ड के नीचे 101 के 101 के 1 पेज पे डिस्करेज्ड, उसके नीचे है डिस्गस्ट। या गॉट इट मिल गया? यस मैम, थैंक यू। यस, डिस्गस्ट में सिर्फ 4 दवाइयाँ हैं हमारे पास, एलोज, मर्करी, पल्साटिला और सल्फर। तो इसमें जो एलोज है वो मेरी अपनी एडिशन है और बाकी 3 दवाइयाँ जो हैं वो मर्क, पल्स और सल्फ, ये ऑलरेडी रेपर्टरी में प्रेजेंट हैं। तो जब भी आप लोग कोई रुब्रिक को स्टडी करते हो ना, तो आपको जो रुब्रिक करवाने वाला टीचर है वो 2 तरीके से करवा सकता है। एक तो मैं आपको डिस्गस्ट का मीनिंग समझा दूँ, रुब्रिक लिखा क्या हुआ है। डॉक्टर राजीव, आपने कल मेरे को वो पिनिंग वाले का कुछ बोला था कि डिक्शनरी में मीनिंग ऐसा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया था, तो जो मैंने आपको बोला था उसका मीनिंग वही है जब हम किसी को मिस करते हैं। तो जब भी हम रुब्रिक स्टडी करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको उसका मीनिंग बता दूं कि डिस्गस्ट का मीनिंग है ये, एक मैं आपको फील करवा दूं, और मेरा ख्याल है आज अक्षिता कितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ जूम पे? 91 लोग हैं। एक बीच में मैं हो गया, एक रंजू हो गई, 89 हो रह गए बाकी। तो ये सभी लोग आज के बाद डिस्गस्ट कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन्होंने महसूस किया है उस हवाई जहाज में संता ने जो काम किया वो डिस्गस्टिंग था। घृणित बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है जिन्होंने भी बताया डॉक्टर साहब। घृणित आपने बहुत अच्छा अक्षर किया, घृणित। और ऐसा घृणित जिसको देख के ना आपके फेस के एक्सप्रेशन भी साथ में आने, छी छी ऐसे एक्सप्रेशन भी साथ में आने चाहिए। हाँ यस। दिया 1 मिनट उधर जाओगे, मैंने कुछ बात करनी है डॉक्टर से, बोले आप अभी छोटे हो। एक ना अजीबोगरीब केस आया था डॉक्टर रंजू के पास। न्यूली मैरिड लेडी थी, तो उसको प्रॉब्लम थी लिप किस की। हालांकि उसका जो हस्बैंड था वो बिल्कुल हाइजेनिक था, स्मार्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों की मर्जी से मैरिज हुई थी, लेकिन उसके लिए वो काम भी डिस्गस्टिंग था। नहीं ये नहीं कर सकती, तो उनको मर्कसोल दी गई थी दवाई किसी और सिम्टम के साथ लेकर। तो उसके बाद उसकी वो कंडीशन जो थी वो जाती रही थी। तो डिस्गस्टिंग जो होता है ये लाइफ के बड़े एस्पेक्ट में आपको देखने में मिलेगा जब रोगी आके आपको इस तरह की उसके जो एक्सप्रेशन है ना वो साथ में अगर मौजूद रहते हैं, तो तब हम डिस्गस्ट रुब्रिक यूज़ करते हैं। डिस्गस्ट इज़ ए कॉज, डिस्गस्ट इज़ ए कॉज, इसको हम कॉज के अंतर्गत ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? डिस्गस्ट के साथ अंदर एवर्जन लिखा है, तो एवर्जन तो मतलब आपको नहीं पसंद है वो चीज आता है ना सर? एवर्शन लोअर डिग्री है, एवर्शन एक लोअर डिग्री है, उसकी नेक्स्ट सीढ़ी पर जाके डिस्गस्ट हो जाता है। एक तो होता है ना कि डॉक्टर साहब मुझे सिगरेट से एवर्शन है, मुझे सिगरेट अच्छी नहीं लगती। एक होता है कि मुझे सिगरेट अच्छी नहीं लगती, मेरे एक्सप्रेशन बदल गए, यार मुझे सिगरेट अच्छी नहीं लगती, मेरे पास भी कोई बैठा हो तो मैं बैठ नहीं सकता, मुझे नहीं अच्छा लगता।
यार अगर कोई सिगरेट पी के मेरे पास बैठ जाता है ना तो मुझे होता है यार ये उठ जाए अब। तो दोनों में फ़र्क है डिग्री का, ठीक है। अब छोटा सा केस आपके लिए, आप मुझे दवाई बताओगे, आपके पास पाठक की रिपर्टरी है। एक बच्चा साइकिल से गिर गया, उसे रगड़े लगी, रगड़े जिसको रगड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं आप समझ सकते हो, रगड़ जाना, तो हाँ जरीटे। अगले दिन उसको क्लिनिक पर लाया गया तो उसको 101 बुखार था। उसकी माँ ने बोला कि जब कल गिर के आया उसके बाद इसको शरीर में दर्द हुई चोटों पर और रात को इसको बुखार हो गया, इसको कोई दवाई दीजिए प्लीज़। तो आप कौन सी दवाई दोगे? सर यूफ्रेशिया। और आर्निका सर। डॉक्टर भावना, आर यू विद मी? मैं फीवर के अंदर ढूंढ रही हूँ, इंजरी और फीवर में कुछ रिलेटेड आ रहा है क्या? हाँ जी ज़रूर आएगा, तभी तो मैंने पूछा है। आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, 153। सर बोलिए पेज नंबर। 153 154 हाँ 153 पे ही हूँ सर मैं। 154 पे आ जाइए, फिर चलो एक पेज आगे आ जाइए। तो डॉक्टर रंजू ने उस बच्चे को कॉफिया 200 की एक डोज दी और बच्चा ठीक हो गया। अब आप तो आप आर्निका के बाहर नहीं जाते। इसी तरह से बालों का झड़ना, आपके पास बहुत केस आते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण पड़े हैं बालों के झड़नों में। हेयर फॉल के अंतर्गत है हेयर फॉल आफ्टर फीवर, फीवर, हेयर फॉल फ्रॉम ग्रीफ, हेयर फॉल आफ्टर सीवियर इलनेस, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है उसके बाद अगर पेशेंट बाल झड़ने की तकलीफ़ लेकर आपके पास आएगा तो हम ये रुब्रिक को कंसिडर करेंगे। हेयर फॉल आफ्टर पार्चुरेशन, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, तो ये सारे कॉज हैं। तो इस रिपर्टरी में जितने भी कॉज हैं हम लोगों ने वो कॉज अलग अलग निकाले हैं, उनको हमने स्पेशल कलर से मार्क किया है कॉज को। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने वो करके दिए हैं उनकी बुक्स एडिट, और इसी तरह से हमने कंकॉमिटेंट निकाले हैं, एडजेक्टिव निकाले हैं। तो धीरे धीरे सारी हम बात जो करेंगे। तो आज लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस रिपर्टरी को और अच्छी तरह से जल्दी सीखना चाहते हो तो आप मेरे जो ग्रुप बना हुआ है पाठक रिपर्टरी ग्रुप, बहुत सारे मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया तो मैंने उनको ऐड कर लिया है। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ ऐड करूँगा और वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। उन क्वेरीज का जवाब आइदर मैं वहीं पर दे दूँगा और मुझे लगेगा कि ग्रुप में है तो मैं ग्रुप में भी उसका जवाब दे दूँगा। और एक हम लोग जब केस सॉल्व करते हैं तो कुछ ख़ास केस हम नोट कर लेते हैं, उन्हीं केसों का हमने संकलन किया है एक हिंदी की किताब में। वो किताब का नाम है माई एक्सपीरियंसेस विद स्मॉल रिपर्टरीज। तो बहुत सारे लोगों के पास तो ये होगी ये किताब, उल्टी नज़र आ रही है उसमें, आपको तो सीधी आ रही है ना। तो यू कैन रीड एंड रिकमेंड टू दोज हु वांट टू लर्न पाठक रिपर्टरी एंड बोरिक रिपर्टरी इन डिटेल्स। तो इसमें सारे केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं इसमें, हिंदी में है ये सारे। ट्रांसलेशन में है क्या सर? इंग्लिश में है? इंग्लिश में हिंदी में ऐसा है। पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेशेंट की जो बोलने का जो उसका भाव है वो ट्रांसलेशन में चेंज हो जाता है। तो हमने कोशिश किया कि वो चीज़ चेंज ना हो और वो जो पढ़ने वाला रीडर है उसको एज इट इज़ ही उस तक बात पहुँचे। इसमें पेशेंट के वर्शन लिए गए हैं, पेशेंट के एग्जैक्ट वर्शन लिए गए हैं और उनको रूब्रिक में कन्वर्ट किया गया है।
तो वो हिंदी में ही पॉसिबल था। तो हाँ, जिसके पास है वो थोड़ा बहुत मैंने लिख के इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का दिया है, प्रयास किया है कि समझ लग जाए आपको अच्छी तरीके से कि क्या है। तो आज के लिए आई थिंक अभी 11:15 हो गए हैं, तो हम आज विराम देते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर को, कॉज को छोड़कर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे पास कुछ कॉज और थी, मैं फिर आपको बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया था कि उसने बोला कि उसको किसी ने धोखा दिया बिजनेस में, जिसकी वजह से उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद से उसकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। तो उसको मैंने एलिमेंट्स जो थी फाइनेंशियल लॉस 155 पेज पे है, वो रुब्रिक कंसिडर किया था। तो इसी तरह से बहुत सारे रुब्रिक इस रिपर्टरी में हैं। आप अपनी रिपर्टरी को अच्छी तरह से ढूंढिए और उसमें से कॉज को निकालने का प्रयास कीजिए। एनी क्वेरी फ्रॉम टुडे सेशन? एनी क्वेरी? सर ये कलर मार्किंग सर आप किस तरह से कर रहे हैं, वो सब थोड़ा सा बताएंगे इस पे? वो आप मेरे से पर्सनल में पूछ लेना। और कोई स्टडी से रिलेटेड? From where we can get this book? I saw it on the net, but I didn't find anywhere. ये हमने खुद पब्लिश किया है, तो ये भी आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। सर इस किताब में आपने एक बात लिखी है कि आप एलएम पोटेंसी को जो है वो जिस तरह से जो उसका मेथड है उस तरह से ना बना करके मिल्क ऑफ पाउडर में देते, तो वो कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कि एलएम पोटेंसी का जो छोटा सा दाना है उसको उसमें आप। डॉक्टर साहब, एलएम पोटेंसी की एक गोली को थोड़े से मिल्क शुगर में ना डाल के उसकी पुड़ी बना देते हैं। ये मैं नहीं ऐसा करता, मैंने ये सीखा है अपने डॉक्टर चैटर्जी से। हम उनके क्लिनिक पे जाते थे जब फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने बोला था कि आज के समय में पानी में दवाई देना पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न है कि पानी इतना प्योर नहीं रह गया जैसे डॉक्टर हैनेमन के टाइम पर था, तो उसकी वजह से वो आल्टर हो जाता है दवाई का असर। और पेशेंट के लिए भी पानी कैरी करना बॉटल हर वक्त अपने साथ संभव नहीं होता, तो वो इसीलिए उस डोज को मिल्क शुगर में देते थे। तो हम लोग तभी से ऐसा ही देते हैं, हम भी पानी में नहीं देते उसको। उसमें वो स्ट्रोक तो फिर लगते नहीं है? नहीं लगते, कोई बात नहीं है, नहीं लगते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है एक ही पोटेंसी पर कुछ दिन रह सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर कैसे देते हैं फिर, एक बार प्लीज बताओगे ये वाली पॉइंट? हम लोग मान लीजिए किसी को हमने लाइकोपोडियम देनी है, तो हम मान लीजिए LM फॉर पोटेंसी है, तो उसकी पुड़ियाँ बना देते हैं एक एक गोली को मिल्क शुगर में डाल के। तो वो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार जैसे भी रिकमेंडेड होती हैं, तो वो तो अपना अपना तरीका है, आप प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं, पर उसमें तो कोई बात नहीं है कंट्रोवर्सी की। ये मेरे को सिखाना ही नहीं, ये मैंने पहली बार सुना कि ऐसे, हम तो वाटर का ही सुना है, ये वाला मैंने सुना कि पाउडर ऑफ मिल्क में भी देते हैं, वही सफिशिएंट देते हैं, यही पता था अभी मुझे तो पहले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी। नहीं, ये एक ना मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी। हम लोग ना एक श्लोक है चरक संहिता में, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो श्लोक। उस श्लोक का अर्थ पता क्या है? उस श्लोक का अर्थ है कि जो बातें डॉक्टर चरक ने, महर्षि चरक थे जिन्होंने चरक संहिता अपने शिष्य अग्निवेश को दी थी, तो अग्निवेश ने जब सारी मेडिसिन सीख ली, जैसे आप लोग जब सारी रिपर्टरी सीख लोगे, तो लास्ट में उसने पूछा कि मैंने सारी किताब सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब मेरे लिए आदेश क्या है? तो महर्षि चरक ने कहा कि जो बात मैंने आपको बताई है, ये बात आने वाली जनरेशन्स की बात भी रहेगी, उनके लिए भी रहेगी। तो मेरे आदेश ये है कि आने वाला चिकित्सक ये समझे कि स्थान समय के अनुसार और स्थान के अनुसार जो मैंने औषधियाँ बताई हैं, उनकी जो डोज है या उनको जो बनाने की विधि है, उनको अल्टर करे। क्योंकि आज से 5000 साल पहले जब चरक संहिता लिखी गई थी, तब मान लीजिए कि लसन, जिसको एलियम स्टाइवम बोलते हैं, उसकी 5 ग्राम की डोज व्यक्ति के लिए रहती होगी, तो वो उसको एब्जॉर्ब करता होगा, वो ठीक हो जाता होगा।
लेकिन आज के समय में वही आदमी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज हम आयुर्वेदिक दवाई फेलियर कहाँ पर होती है कि ज़्यादातर लोग उसकी एक डोज को भी टॉलरेट नहीं कर पाते। रीज़न कि उन्होंने देश काल और स्थान के अनुसार उसको चेंज नहीं किया। तो मेरा मानना यह है कि डॉक्टर हैनेमन ने जो होम्योपैथिक फार्मेसी दी है हमें, वो होम्योपैथी के इक्वल ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो भारत में मिलती हैं जो आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ वो दवाई असर नहीं करती, और हमारी पैथी में हम उसको सूक्ष्म कर देते हैं। देश काल और स्थान के अनुसार हमने महर्षि चरक को ही फॉलो किया है एक तरीके से, जाने अनजाने में हमने महर्षि चरक को ही फॉलो किया है, आयुर्वेद को ही फॉलो किया है कि हमने औषधि को सूक्ष्म कर दिया है। इसी तरह से डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गेनन में लिखा है कि जब हम 50 मिलीसीमल देते हैं तो उसको पानी में मिलाकर उसको सकर्षण देते हैं ताकि सारा पानी दवाई में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, और ख़ास तौर पर हमारी भारतीय जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर पानी इतना साफ शुद्ध जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए गर्मियों के दिनों में पानी में दवाई बना के रखने से तीसरे दिन पानी में बदबू आने लग जाती है। आप करके देखें तो वो तो मैंने दिया भी है पेशेंट को, ये कंप्लेंट भी हो जाती है पेशेंट्स को। हाँ। एंड इवन आज ही मैं सोच रही थी कि आज ही की बात है कि एलएम पोटेंसी आप पेशेंट को दे नहीं सकते क्योंकि वो पानी में इतना स्ट्रोक्स देना ये सब पॉसिबल है ही नहीं। पेशेंट ज्यादा जल्दी से को इजी होना चाहिए, पॉकेट में कैरी कर सकूं। मैं कैरी भी कैसे करूंगा, उसको छोटी सी चीज चाहिए कि आपको कैरी भी कर सके। हाँ, तो उसको उसी ज्यादा लेबर भी नहीं करना है। हाँ तो It's very interesting way of giving the LM potencies. Yeah, and this is true. Very new. आप क्या करते हैं? Yeah, very true. सर उसको इंक्रीज करने के लिए आप कैसे करते हैं फिर? Like for going for the डॉक्टर साहब 4 से 5 पे जाना, 4 से 6 पे जाना, कैसे करेंगे? yes sir. हमने देखा है कि जब भी आपकी दवाई की सिलेक्शन ठीक हो जाती है तो यूजुअली पहली पोटेंसी जो आप सिलेक्ट करते हो 100 में से 90 केसेस में वो वर्क कर जाती है। दवाई की सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पोटेंसी रेपिटेशन ये बाद में आती है। तो मान लीजिए हम स्टार्ट 0/4 से करते हैं, LM 4 से करते हैं। उसके पीछे भी स्टोरी है कि क्यों करते हैं तो मैं बताऊंगा। तो हम मान लीजिए पेशेंट आया, कोई पुराना माइग्रेन का केस है, तो हम पहली बार 10 या 15 दिन की दवाई ही देते हैं। तो 10 दिन के लिए उसको लाइको या नेट्रोम्यूर जो भी दवाई है दिन में 3 बार रूटीन में लेने को बोला जाता है। अगली बार पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई से काफ़ी फ़र्क है, तो फ़र्क है तो दवाई रिपीट की जाती है। तो 99 में तो वो उसी पोटेंसी से ही ठीक हो जाता है। जब आके वो बोले कि डॉक्टर साहब फ़र्क तो है लेकिन ना ऐसी बीच में कोई बात हो जाए तो दोबारा से थोड़ा बहुत हो जाता है, तो फिर हम 4 से उसको 6 में कर देते हैं। थोड़ा सा एवरी पोटेंसी मेंटेन करना तो मुश्किल है, हम 4, 6, 10, 12 ऐसे आगे चलते हैं और उसी से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, यस वैसे ही है, वैसे ही है। सर वो TDS देते हैं आप जो डोज है उसकी LM potency की? डॉक्टर साहब हम कई बार 1 घंटे बाद भी दे देते हैं। अगर फीवर का केस हो या ब्रोंकाइटिस का केस हो तो 1 घंटे बाद भी दे देते हैं, और पुराना केस हो तो दिन में 2 बार दे देते हैं, 3 बार दे देते हैं। तो उतनी पुड़ियाँ बना बना के देनी पड़ती है फिर? आओ मेरे हाथ थक जाते हैं बनाते बनाते कई बार, इसलिए Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. और डॉक्टर रंजू की जो किताब है उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो किस्सा फिर कभी अगले हफ्ते की बात करेंगे। सर एवरीडे वन क्वेश्चन है, एक दिन एक क्वेश्चन खोलना। सर अगर बाय एनी चांस हमने सिर्फ एक ग्रेन ऑफ द LM पोटेंसी डाला है पुड़िया के अंदर और वो पेशेंट उसे गिरा देता है, मतलब ही डजंट नो कि कौन सा ग्रेन गिर गया, तो उसके पास से मेडिसिन नहीं है फिर? तो आप 2 डाल दो एक की जगह पे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे डॉक्टर साहब 1-2 ग्रेन्स नहीं डालते हैं, इनको हैबिट है, जब तक 7, 8, 10 ग्रेन्स नहीं होंगे इनको खुद को तसल्ली नहीं होती। ये मैम ने सच का साथ दिया। कि आपको ध्यान रखना है कि एक गिर गई, उसने सही क्वेश्चन किया तो आपको ध्यान रखना है। खुद की तसल्ली नहीं ना होती। डॉक्टर रंजू की जो किताब है वो मैंने 24 घंटे के अंदर खत्म कर दी थी।
जबरदस्त किताब है, वेरी दिखाओ। इंटरेस्टिंग। जी 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 जी। देखिए इसमें फोटो की, कौन सी वाली सर? ये देखिए एक सुंदर, यही किताब यही किताब जो है ये 24 घंटे में मैंने पढ़ के खत्म कर दी थी। और इस किताब की खास बात ये है कि जैसे हिंदी फिल्मों के अंदर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन है ना, तो हैनीमैन साहब के टाइम की दवाइयां नहीं है पूरी किताब में, कहीं इग्नेशिया का नाम नहीं है। न्यू रेमेडीज नहीं। जी बिल्कुल नई नई दवाइयां हैं, मतलब हम लोगों के लिए कुछ नाम तो बिल्कुल नए थे, लेकिन उनको दवाइयों को देख के और जो केसेस डॉक्टर रंजू ने दिए हैं वो है, मतलब ऐसे केसेस हैं जो हमें अपने दोस्तों से और अपने आसपास के लोगों से अक्सर सुनने को मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है। डॉक्टर साहब ने बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने 24 घंटे में किताब पढ़ी है। और डॉक्टर रंजू की ना हमने फ़ोटो ऐसी लगाई है किताब के ऊपर कि 24 घंटे में बिक भी जाए। नहीं वो फोटो के ऊपर एक बात बोलूंगा, हमारे दिल्ली में एक साईं बाबा का मंदिर है, वो तो वहाँ एक साईं बाबा की एक ऐसी तस्वीर लगी हुई है कि उसको किसी भी एंगल से आप देखो तो ऐसा लगता है कि साईं बाबा आप ही को देख रहे हैं। डॉक्टर रंजू की तस्वीर है, तो ये तस्वीर है कि ऐसा लगता है कि वो आप ही को देख रही है, चाहे आप इस किताब को कैसे भी रख दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले समय में मेरी किताब जो है वो पीछे रहने वाली है। डॉक्टर साहब की रंजू की किताब ये मेरी, इसमें फोटो ही नहीं है यार, इसकी यहाँ पर भी लगवा देते तो बड़े। नहीं इधर है ये फोटो। पीछे फोटो है, कोई पीछे तो देखता ही नहीं है वैसे भी कोई, और मेरी फोटो देख के कौन लेगा किताब? मेरी फोटो देख के तो कोई लेता भी नहीं यार। नहीं साथ साथ चलते हैं। हाँ चलो, आप लोगों के साथ बड़ा पारिवारिक माहौल लगता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। किताब बहुत बढ़िया किताब, बहुत अच्छी लगी किताब। और मैं तो वाकई में मतलब 24 घंटे में मैंने खत्म कर बैक दी। पेज में देखते हैं उसमें पब्लिकेशन और सारा वो होता है, क्वालिफिकेशन Yes, author, about the author we read. अबाउट द ऑथर और बाकी चीजें। वो हमने नकल मार के लिखा है, सर हाँ जी अबाउट द ऑथर हमने नकल मार के लिखा है, कहीं से देख के लिखा भी कैसे लिखते हैं। हाँ, वो तीसरी लैंग्वेज होती है ना सर। हाँ चलो, अब अगले हफ्ते मिलेंगे कि बीच में रखनी है क्लास? तो जैसे आप बोले। नहीं, मेरे को तो रात को 2 बजे उठा के बोलो पाठक रिपॉर्टरी करा दो, करा दूंगा, मेरे को नहीं कोई प्रॉब्लम, मैंने कोई तैयारी नहीं जैसे करनी। बोलेंगे वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ना फ्लो बना हुआ है, तो हफ्ते में 3 चाहिए क्लास, 2 की जगह पे। चलो जैसे आपको अच्छा लगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सब बोलेंगे मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे सब बोल। Maybe you cannot listen, Dr. Gupta. Hello? What? You were not listening. Okay. Next week. Okay, thank you. Yes, sir. Please, next week, sir. नेक्स्ट वीक करेंगे सर, तो पढ़ने को भी टाइम मिलेगा एक्चुअली। हाँ ये बात होशियार बच्चों जैसी, ठीक है। सर एक कॉम्प्लीमेंट्री देनी है हर वीक, तो वी आर रेडी। ये भी अच्छा है सर, अब ये भी देख लो। क्या बिजनेस टॉक्स में जा रहे हैं बच्चे। लास्ट में देनी है कॉम्प्लीमेंट्री, लास्ट में? थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। ओके जी, ओके। Okay. Thanks a lot, ma'am and sir. Thank you all for being there. See you next Wednesday with great time with all of you. Have a great week all of you. Thank you very much. Thank you, everyone. Very Thanks a lot. Night, गुड नाइट, everyone. थैंक यू सर। पानी पिला दिया डॉक्टर साहब की बोतल जी फड़ी हुई सी, वो पानी सीगा। अच्छा फिर ठीक है। कोई गल ही ना पै जाए और किते पसीना हो गया। लो
ਅੱਜ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਕਿਦਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ? ਚਾਵਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆ ਕੇ। पागल है क्या? इतनी ऊंची ऊंची खुद से बातें कर रही है। हाँ बेटा, खुश रहो। क्या हाल है? कितने हैं? की करदे? बड़ी लेट हो जाते हो डिनर नूं? भिंडी बनाई है? केड़ी क्रिस्पी वाली? हाँ। भिंडी दे नाल रोटी कितने बनाई है? अच्छा। भिंडी दे बैठ दी बनाओ नहीं रखी कोई केरला वाला जेड़ा मुंडा? अच्छा, तो तू की करदा वे? तेरा की रोल है किचन च? मेरा कोई रोल नहीं है, आपको बस यार साफ सफाई कर दी है यार, कट दी नहीं। अपना खान दा रोल है। नहीं कल बनाऊंगा मैं, कल ग्रेवी बनाऊंगा ये पर लॉकडाउन केड़ी ग्रेवी? पनीर अच्छा, ग्रेवी वाला। ग्रेवी पनीर। ठीक है, चलो। और बस कुछ नहीं, बन गई होती है ते तेरी बाइक दी की पोजीशन है, कब तक पहुंचनी है? मैं कल पूछना है तेरी सैटरडे संडे घंटा देगा, पूछना नहीं था। ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾੜੀ ਜੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੰਕ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। और मोर है एक वीडियो ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ? नहीं फैन बनाना है वैसे लिंक वाले का। फैन बनाना, ठीक है। हां चल ठीक है, कल फैन करेंगे। बना के उन्होंने दोनों एंड से विचकार हो, फिर विचकार दे एंड दे विच आ 5 बारी बनना है। हां 5 कल करांगी ये काम तेरा। कल तक एक और आ जाएगा कलर। ठीक है, चलो। और तेरा उत्थे कितना रहा आज ऑफिस? ऑफिस बढ़िया। आज शिवरात्रि है, पाठ पूठ कर ले। हैं? हां मैंने तो 5 दिन रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो।